इस क्यूट से बच्चे का नाम कोतारो है और ये इस लड़के रयू का छोटा भाई है। इन्होंने अपने पेरेंट्स को एक प्लेन क्रैश में खो दिया था। आज एक स्कूल की चेयरवुमन से मिलने जा रहे हैं जिसके बच्चे भी उसी प्लेन क्रैश में चल बसे थे और अब वो उन्हें गोद लेना चाहती है। कमरे में आते ही चेयरवुमन बोलती है कि वो इतनी देरी से क्यों आ रहे, वो सुबह से उनका इंतजार कर रही थी। उसके जवाब में कोतारो उसे बुढ़िया कह देता है। रयू तुरंत उसका मुंह बंद कर लेता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद चेयरवुमन कहती है कि वहाँ रहने के बदले रयू को उसके स्कूल में बेबी सीटर की पार्ट टाइम जॉब करनी होगी। बाद में सेकावा उन्हें डे केयर तक ले जाता है जहाँ वो देखते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं। सेकावा बताता है कि बेबी सीटर क्लब है जो कि चेयरवुमन के बेटे ने खोला था, लेकिन कोई भी उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कभी खुला ही नहीं। रयू कहता है कि क्लब का पहला मेंबर होने के नाते वो क्लब के लिए जो कुछ भी कर सकता है वो करेगा। सेकावा अपने आंसू पोंछने लगता है ये कहते हुए कि उसकी बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसके बाद वो रयू को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। रयू रूम का दरवाजा खोलता है और सभी बच्चे खेलना बंद करके उनकी तरफ देखने लगते हैं। बच्चे एक लड़के के पीछे जाके छिप जाते हैं और उनमें से एक बच्चा उस लड़के के कान में चिल्ला देता है और वो जाग जाता है। रयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो नया बेबी सीटर है। लड़का कहता है कि उसने उनके बारे में सुन रखा है। वो अपना नाम यूसेदा बताता है जो कि उसी स्कूल से पढ़ा है और वहाँ का इकलौता केयरटेकर है। बच्चे यूसेदा से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ खेल सकते हैं। यूसेदा कहता है कि पहले तुम सब खुद को इंट्रोड्यूस करो और सभी बच्चे एक साथ अपना नाम चिल्लाने लगते हैं। यूसेदा उनसे एक एक करके लाइन से अपना नाम बताने को कहता है। पहली बच्ची है किरिन, दूसरा ताका, तीसरा ताकुमा जिसका जुड़ा भाई काजुमा और सबसे छोटी मिदोरी। उसके बाद रयू कोतारो को इंट्रोड्यूस करता है, उसे नीचे उतारता है। ताका उसे शैतान बुलाने लगता है और सभी बच्चों से उस पर हमला करने को कहता है। रयू उन्हें रोक देता है और कहता है कि वो उनके लिए शैतान बन सकता है। वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। कोई उसे तलवार भोंक रहा था तो कोई उसका गला खींच रहा होता है। कोतारो देखता है कि उसके भाई को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है, लेकिन हर बार पीछे ढकेल दिया जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रयू कहता है कि वो ठीक है और उसे कहीं और जाके खेलने को कहता है। कोतारो बुक शेल्फ के पास जाता है और एक किताब निकालता है और देखता है कि दूसरे बच्चों ने उसके भाई को घेर लिया है। यूसेदा उससे पूछता है कि क्या उसे अपना भाई वापस चाहिए। कोतारो मना कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए किताब पढ़ दूं, जिस पर कोतारो अपना सिर हिलाते हुए रयू की तरफ देखता है। यूसेदा को समझ आ जाता है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, इसलिए वो उसका सिर चलाते हुए कहता है कि रयू तब तक उसे नहीं नोटिस कर पाएगा जब तक वो उसे खुद नहीं बुलाएगा। उसके बाद यूसेदा रयू को बुलाता है और बताता है कि उसकी शिफ्ट ओवर हो गई है। वो मिदोरी को रयू को देता है और पूछता है कि क्या वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा। रयू कहता है कि हाँ वो संभाल लेगा। यूसेदा जाते जाते सोच रहा था कि अगर रयू कहता तो वो रुक जाता। अब रयू मिदोरी का डायपर बदलता है और ताका उसके बाल खींचने लगता है। किरिन उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने खाना बनाया है। उसके बाद वो मिदोरी को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और तुम मेरी बेटी। रयू उसे रोकता है और कहता है कि इसमें खतरा हो सकता है। अचानक से किरिन बौरा जाती है क्योंकि दोनों जुड़वा भाई ने उसका पूरा खाना फैला दिया था। काजुमा गिर जाता है और रोने वाला होता है, लेकिन रयू उसे उठा लेता है। ताकुमा उसे सहलाने लगता है और कहता है कि ए दर्द छू मंतर हो जा, और काजुमा को थोड़ा ठीक लगने लगता है। किरिन अपने फैले हुए खाने को देखकर गुस्से में थी, इसलिए रयू उसका मन बहलाता है। दूसरी तरफ मिदोरी रोना शुरू कर देती है और रयू से गोदी लेता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है, उसका कान खींचने लगता है। रयू कोतारो की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, और कोतारो अपना सिर हिलाता है। ताका फिर से उस पर चढ़ जाता है और रयू का ध्यान भटका देता है। तभी बच्चों की मम्मियाँ आ जाती है और बच्चे दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। किरिन की मम्मी पूछती है कि वो कौन है और रयू खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद बच्चों की मम्मियाँ भी खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। मिदोरी की मम्मी का नाम युकारी, ताकुमा और काजुमा की मम्मी यूमी और किरिन की मम्मी याओई। रयू कहता है उसे उनसे मिलकर अच्छा लगा और अपने छोटे भाई कोतारो को भी इंट्रोड्यूस करता है। कोतारो किताब पढ़ने में बिजी होता है, वो सभी उसे हाय बोलती हैं। उसके बाद वो सब चली जाती हैं। जैसे ही रयू अंदर आता है तभी अचानक से ताका का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और कहता है ताका चलने का समय हो गया है। वो रयू की तरफ देखता है और पूछता है कि तुम कौन। रयू कहता है कि वो वहाँ का दूसरा बेबी सीटर है और मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में है। ताका का बड़ा भाई बताता है कि वो हयाटो है और उसी का बैचमेट है, और पूछता है कि क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट है। रयू कहता है कि हाँ, और वो सोचता है कि वो थोड़ा डरावना तो दिखता है लेकिन दिल का साफ लगता है। ताका अपने भाई को बताता है कि वो घर नहीं जाएगा। हयाटो कहता है कि नहीं तुम चलोगे। ताका बोलता है कि नहीं, वो रयू के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता है। हयाटो उसके सिर पर टपली बजा देता है और ताका रोने लगता है। रयू कहता है कि उसे ताका को मारने की जरूरत नहीं है। ताका हयाटो के पैर पे मुक्के मारने लगता है और कहता है कि वो मतलबी है। हयाटो सजेस्ट करता है कि रयू को अपने भाई की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो अकेला दिख रहा है। उसके बाद हयाटो ताका को लेकर वहाँ से चला जाता है। रयू कोतारो के पास आता है और पूछते है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो किताब पढ़ूं, लेकिन कोतारो उसके पैर पर गिर जाता है और गहरी सांसें लेने लगता है। वो तुरंत बाहर भागता है और हयाटो के पास आता है और पूछता है कि वहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ है क्योंकि उसके भाई को बहुत तेज बुखार है। हयाटो तुरंत ताका को अपनी मम्मी के ऑफिस में छोड़ देता है और रयू के साथ हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। रास्ते में रयू खुद को कोसता है कि उसने अपने छोटे भाई को ऐसे ही बिल्कुल अकेला क्यों छोड़ दिया था। हॉस्पिटल में कोतारो बेड पर आराम कर रहा होता है और डॉक्टर रयू को बताता है कि बुखार शायद बदले हुए एनवायरनमेंट के स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगा। बाद में नर्स रयू को बताती है कि जब कोतारो उठ जाए तब वो उसे घर ले जा सकता है। रयू बाहर आता है और अपने पेरेंट्स को कोतारो के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन तभी उसके आंसू फोन पर गिरने लगते हैं क्योंकि उसे याद आ गया था कि अब वो नहीं रहे। वही सोचकर रोने लगता है कि अब उसके मम्मी पापा कभी वापस नहीं आएंगे और अब सिर्फ उसके पास कोतारो ही है। तभी चेयरवुमन उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि आखिरकार तुम रो रहे हो। उसे अंतिम संस्कार का दिन याद आता है जब उसने देखा था कि सिर्फ रयू और कोतारो ही थे जो नहीं रोए। वो रयू को बताती कि जो चले गए वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में अकेले हैं। ये सुनकर रयू की आंखों से और आंसू आने लगते हैं। बाद में रयू हॉस्पिटल के अंदर जाता है और नर्स रोते हुए कोतारो के साथ बाहर आती है। वो बताती है कि जब से वो उठा है तब से रोए जा रहा है। कोतारो उसके पास जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रयू उसे गले लगा लेता है। रयू को लगता है कि कोतारो को भी समझ आ गया है कि अब वो अपने मम्मी पापा को कभी नहीं देख पाएंगे।
उस रात चेयरवुमन उन्हें कंबल बनाने आती है। उसके जाने के बाद रू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे समझ आ गया था कि चेयरवुमन सही थी कि कोई भी अकेला नहीं होता। अगली सुबह चेयरवुमन साइकावा से पूछती कि ये बेकार फूल कहाँ से आए। साइकावा बताता है कि रू और कोतारो उन फूल को उनके लिए तोड़ के लाए थे। उसके बाद वो उन्हें फेंकने जा रहा होता है, लेकिन चेयरवुमन उसे रोक देती है और शर्माते हुए कहती है कि अब उसने अपना मन बदल लिया है। इस बीच क्लास में टीचर रू से खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहती है। पहले वो थोड़ा खिलाता है, लेकिन हायातो को देखकर उसे कॉन्फिडेंस आता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। डे केयर में ताका कोतारो से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ उसकी फेवरेट बुक पढ़ना चाहेगा। कोतारो अपना सिर हिलाता है और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। बाद में रू पावर रेंजर्स की बुक पढ़ता है और ताका कहता है कि वो रेड रेंजर है, लेकिन ताकुमा रेड रेंजर बनना चाहता था और उसका भाई भी वही बनना चाहता था। किरण कहती है कि वो तो पिंक रेंजर है और युसेदा मिडोरी को गोदी में लिए सो जाता है। अगली सुबह रू उठता है और देखता है कि कोतारो उसकी छाती पर लेटा हुआ है। वो उठ के बैठ जाता है और उसे गले लगा देता है, ये सोचते हुए कि अब वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है। अचानक से रू चौंक जाता है क्योंकि चेयरवुमन जोर से दरवाजा खोलकर उसे बिस्तर से निकल के स्कूल के लिए तैयार होने को कहती है। शिकावा कहता है कि उसने पहले ही उनका नाश्ता और लंच तैयार कर दिया है। चेयरवुमन उन्हें लेक्चर दे रही थी कि तभी कोतारो उसके बाल पकड़ लेता है और उसे बुढ़िया कहने लगता है। वो उसे वार्निंग देती कि अगर उसने एक और बार उसे बुढ़िया बुलाया तो वो उसके बाल अपनी ही तरह कटवा देगी। उसके बाद रू को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाती है क्योंकि अब वो उसके स्कूल में पढ़ने वाला था। रू सोचता है कि उसने उसके लिए तकलीफ उठाकर एक नई यूनिफॉर्म खरीदी, इसलिए वो बुढ़िया को शुक्रिया कहता है। डे केयर में कोतारो अपने जूते उतार रहा होता है और युसेदा तो हैरान था कि उस घुसट बुढ़िया ने रू को यूनिफॉर्म खरीद कर दी। उसके बाद वो कोतारो को बताता है कि वो क्लास जा रहा है और लंच टाइम तक वापस आ जाएगा। क्लास की ओर जाते वक्त उसे शर्म आ रही थी क्योंकि कॉरिडोर में खड़े सभी बच्चे उसे घूर रहे थे। उसी वक्त हायातो उसके सामने आ जाता है और बताता है कि वो उसे इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि रू अपने साथ बच्चों को भी ले आया है। रू पीछे मुड़ता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। ताका समझाता है कि कोतारो उसका पीछा करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ आ गए। कोतारो रू के पास चला जाता है और सभी बच्चे रू से उसके साथ खेलने को कहते हैं। हायातो ने शांत करने के लिए मुक्का दिखाता है, जिस वजह से ताका रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक डरावनी सी लड़की से जाकर टकरा जाता है। वो पूछती कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं और कहती कि क्या उन्होंने स्कूल को प्लेग्राउंड समझ लिया है। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और रू के पीछे छिप जाते हैं। वो माफी मांगते हैं और बच्चों को डे केयर में वापस ले जाता है। इस लड़की का नाम इनोमाटा है और ये स्कूल की टॉपर है, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से सभी स्टूडेंट उसे बेकार कमेंट पास कर रहे थे कि वो कितनी मतलबी है। हालांकि वो उन्हें इग्नोर करके आगे चली जाती है। रू और हायातो उन्हें डे केयर में वापस ले आते हैं और देखते हैं कि युसेदा घोड़े बेचकर सो रहा है। हायातो उसे मुक्का मारकर जगाता है। रू देखते हैं कि कोतारो उदास लग रहा है, इसलिए उसे बहलाने के लिए उसका सिर सहलाता है। तभी इनोमाटा वहाँ आ जाती है और ताका को उसका लंच देती है जो कि वो भूल आया था। वो लंच उसकी मम्मी ने भिजवाया था जो कि उनके स्कूल में टीचर थी, लेकिन उसको वहाँ देखते ही बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। जैसे ही इनोमाटा वहाँ से जाने वाली थी तभी युसेदा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो हायातो से उसे नर्स के ऑफिस ले जाने को कहता है और रू और इनोमाटा से उसकी गैर मौजूदगी में बच्चों का ध्यान रखने को कहता है। वो लोग कुछ नहीं बोल पाए और बस उसे जाते हुए देखते रह गए। रू इनोमाटा से कहता है कि वो बच्चों को अकेले संभाल लेगा, इसलिए वो अपनी क्लास में वापस जा सकती है। वो कहती है कि वो युसेदा के दिए हुए काम को पूरा करेगी। हालांकि बच्चे उसे डर के मारे रू के पीछे जाके छिप जाते हैं। बाद में इनोमाटा मिडोरी को गोदी लेने का ऑफर करती है। वो शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है और तेजी से बोलती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। उसकी आवाज़ से मिडोरी उड़ जाती है। वो रोने लगती है और रू उसे चुप कराता है। ताका उसे तलवार चुभो देता है और सभी बच्चे उसे चुड़ैल बोलकर उस पर हमला कर देते हैं। इनोमाटा गुस्सा हो जाती है और उन्हें डराते हुए कहती है वो चुड़ैल किसे बोल रहे हैं। तभी रू देखता है कि इनोमाटा रो रही है, इसलिए वो सभी बच्चों से उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांगने को कहता है। हालांकि इनोमाटा इस तरह की जबरदस्ती वाली माफी नहीं सुनना चाहती थी। उसे तो रू के लिए बुला रख जाता है क्योंकि उसे इतने बदतमीज बच्चों को संभालना पड़ रहा है। रू मुस्कुराता है और कहता है कि वो उस पर बोझ नहीं है, लेकिन तभी इनोमाटा उसे पिलो फेंक कर मार देती है और कहती है कि मेरे सामने इस तरह मत मुस्कुराओ। वो उस पर चीज़ें फेंकती जाती है और रोते हुए कहती है कि बच्चे रू को तो पसंद करते हैं, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो अच्छी है। किरण उसके पैर पर अपना हाथ रख देती है और इनोमाटा अपने आंसू पोंछती है। किरण कहती है कि मत रो और सभी बच्चे आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। वो उन्हें गले लगा लेती है और सभी बच्चे उसे सॉरी कहते हैं और वो जल्द ही बच्चों के साथ सो जाती है। बाद में कोतारो अपनी टी शर्ट में बने हुए टाइगर को देखता है और रू पूछता है कि वो उसे क्यों देख रहा है। किरण बताती कि वो दुखी है क्योंकि ताका ने उसकी बेइज्जती कर दी थी, ये कहकर कि जो बिना असली शेर देखे शेर की टी शर्ट पहनते वो भोंदू होते हैं। ताका कहता है कि इसमें मैंने गलत क्या बोला है। हायातो उसके सिर पर मुक्का जड़ देता है और कोतारो को उसका मजाक उड़ाने के लिए डांटता है। ताका रोने लगता है और कहता है कि भाई आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं और आप मुझसे नफरत करते हैं। हायातो एकदम सीधा सीधा बोल देता है कि ना तो वो उसे नफरत करता है और ना ही उसे पसंद करता है। जिसे सुनकर ताका और रोने लगता है और युसेदा के पास भाग जाता है। वो चिल्लाता है कि भाई मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हायातो ताका को उठा लेता है और उसे घर ले जाता है। बाद में रू कोतारो से वीकेंड में जू चलने को कहता है, जिसे सुनकर बाकी बच्चे भी उसके साथ वहाँ जाने को कहने लगते हैं। युसेदा आता है और कहता है कि उसे सभी बच्चों को वहाँ ले जाना चाहिए और वो भी साथ में चलने के लिए तैयार है क्योंकि उसे वीकेंड्स पे काम करने के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। रात में खाने के वक्त रू चेयरवुमन से ट्रिप पे जाने की परमिशन मांगता है। वो मान तो जाती है, लेकिन युसेदा को एक्स्ट्रा पैसे देने से मना कर देती है क्योंकि बच्चों की मम्मियाँ भी साथ में जा रही थी। रू उन्हें भी साथ में चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है, कहते हुए कि उस जगह से जानवरों की बदबू आती है। ट्रिप के दिन साइकावा रू को एक बड़ा सा लंच बॉक्स देता है और ट्रिप के लिए कुछ पैसे देता है जो कि चेयरवुमन ने उसे दिए थे। जू में रू युसेदा को वो पैसे देता है जो चेयरवुमन ने उसे दिए थे, हालांकि वो मना कर देता है। वो बच्चों की फोटोज खींचता है और उनके पापा को भेजता है जो कि वहाँ नहीं आ पाए। हायातो वहाँ अपनी बेसबॉल ड्रेस पहनकर आता है और ताका को उतार देता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस पर जाना था। अब उनकी जू की ट्रिप शुरू हो जाती है और बच्चे सबसे पहले हाथी को देखकर हैरान हो जाते हैं। युसेदा उनकी अलग अलग जानवरों के साथ फोटो लेता है। बच्चे शेर को पिंजरे में से दहाड़ते हुए देखकर बहुत डर जाते हैं और अपनी मम्मियों के पास भाग जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। कोतारो अभी भी निडर शेर के सामने खड़ा होता है, हालांकि जब रू उसे देखता है तो पाता है कि वो डर के मारे जम चुका है।
वो उसे उठाता है और सोचता है कि अगर वो जंगल में होते तो सबसे पहले शेर कोतारो को ही खाता। बाद में वो लोग प्यारे प्यारे शेर के बच्चों को देखते हैं। योशिदा कहते हैं कि अब लंच का समय हो गया है, इसलिए रियो रॉकर से अपना लंच लेने चला जाता है। वो देखते हैं कि कोतारो किसी चीज़ को ध्यान से देख रहा है। जब रियो मुड़ता है तो पाता है कि वो किसी परिवार को देख रहा था और वो तुरंत उनकी जगह अपने परिवार को इमेजिन करने लगता है। तभी योशिदा उसे खाने के लिए बुला लेता है। मम्मी से कहा कि रियो लंच बॉक्सेस की तारीफ करती है जिसमें कई सारे प्यारे जानवर बने हुए थे। लंच के बाद योशिदा बच्चों की खरगोश के साथ तस्वीर लेता है, ये सोचते हुए कि उनके पापा लोग तो वो फोटो जरूर खरीदेंगे। तभी कोतारो एक भेड़ को देखकर उसे चेयरवुमन के साथ कंपेयर करने लगता है। वो दोनों उसके पास चले जाते हैं और योशिदा उनके फोटोज लेता है। बाद में ताका कोतारो को एक बाज दिखाने ले जाता है और डींगे हाँकता है कि उसके नाम का मतलब भी बाज है। रियो बताता है कि जो फैल्कन वहाँ बैठा है उसके नाम हायाबुसा में हयातो का हाया भी है। ताका उसकी बात नहीं मानता और कोतारो को अपने साथ ले जाता है। बाद में बच्चे खिलौनों की दुकान में चले जाते हैं और खिलौना उठा लेते हैं और अपनी मम्मी से उसे खरीदने को कहते हैं। भाई मेरी मम्मी तो दुकान वाले के सामने मुझे रसीद देती। कोतारो को कीचेन चाहिए थी जो कि चेयरवुमन की तरह दिख रही थी। रियो उसके पैसे देने चला जाता है और ताका को योशिदा के पास छोड़ देता है। योशिदा ताका से कहता है कि उसे उसके भाई के लिए भी कुछ ले लेना चाहिए, लेकिन ताका शर्माने लगता है और कहता है कि उसे अपने भाई के लिए कुछ नहीं चाहिए। तभी वो किसी को देखता है और उसे अपना भाई समझ लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। योशिदा उसे वहाँ से जाते हुए नहीं देख पाता क्योंकि वो उसके लिए खिलौना चुन रहा था। सभी योशिदा के पास आते हैं लेकिन ताका वहाँ नहीं था। दिन ढलने लगता है और ताका अपने भाई के पीछे भागा जा रहा था, लेकिन तभी आदमी अपनी घड़ी का समय देखता है और तब ताका को समझ आता है कि वो उसका भाई नहीं है। वो वापस जाने का फैसला करता है लेकिन लड़का अगर गिर जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो खो चुका है तब वो अपने भाई का नाम लेते हुए रोने लगता है। तभी हयातो वहाँ आ जाता है और उसे उठा लेता है। वो उसे भोंदू कहता है और बताता है कि एक आदमी को इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कभी नहीं रोना चाहिए। रियो भी वहाँ आ जाता है और ताका के साथ हयातो को देखकर उसके जान में जान आती है। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और माफ़ी मांगने को कहता है। रात में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और रियो हयातो को बताता है कि ताका उसके बिना अकेला महसूस कर रहा था। हयातो बताते कि वो इसलिए आया क्योंकि उसकी मम्मी ने ताका को अकेला छोड़ने के लिए उसे मारा था। कोतारो और ताका दोनों ही सो चुके थे। नींद में ताका कहता है कि भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हयातो भी कहता है कि बेवकूफ़ मैं भी तुमसे नफरत नहीं करता। रियो हयातो को चिढ़ाने लगता है कि भले ही वो हमेशा ताका को मारता रहता है लेकिन उसे पता है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अगले दिन कोतारो बुक पढ़ रहा होता है और बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं। योशिदा कैलेंडर देखता है और पाता है कि आज तो वैलेंटाइंस डे है। वो सभी बच्चों को अपने नज़दीक बुलाता है और अपना हाथ आगे फैलाता है। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते और कोतारो अपना हाथ योशिदा के हाथ पर रख देता है। योशिदा कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों की मम्मी का भेजा हुआ वैलेंटाइंस गिफ्ट मांग रहा हूँ। बच्चे बताते हैं कि उनके पास तो कुछ नहीं है। इस बीच क्लास में लड़कियां वैलेंटाइंस डे की बातें कर रही थी। वो इस शर्मीली लड़की यूकी से पूछती कि क्या उसे कोई पसंद है, जिसे वो थोड़ा चौंक जाती है और शर्मा कर हंसने लगती है। एक लड़का रियो से पूछता है कि क्या उसे किसी ने वैलेंटाइन चॉकलेट दी है। जब रियो मना कर देता तब यूकी खुश हो जाती है क्योंकि रियो उसे पसंद था। उसी वक्त एक लड़की हयातो को चॉकलेट ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देता है ये कहते हुए कि वो उसे पसंद नहीं है। लड़के उस पर चिल्लाने लगते कि बेवकूफ़ अगर तुझे नहीं चाहिए तो हमें दे दे। क्लास का मेन अट्रैक्शन यागी था जिसे ढेर सारी चॉकलेट मिली थी। हालांकि ये देखकर इनोमाता गुस्सा आ जाती है क्योंकि स्कूल प्रेमिसेस के अंदर गिफ्ट्स देना बैन है। लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो। यागी कहता है कि वो उनकी चॉकलेट्स को क्लास खत्म होने के बाद ले लेगा। उसके बाद वो इनोमाता से पूछता है कि कल तो तुम बेबी सिटर क्लब में थी ना, असल में मुझे भी बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो। इनोमाता को याद आता है कि डे केयर सेंटर नए मेंबर्स को ढूंढ रहा है। फिर भी वो गुस्से में उसे खुद से क्लब जाकर पूछने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। यागी का दोस्त नेजू चुपचाप ये सब देख रहा था। इनोमाता को लड़कियों की बात याद आ रही थी कि वो सची तो बोल रही थी कि वो हर काम में टांग अड़ाती है। वो रोते हुए कहती है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ सभी का मजाक किरकिरा कर देती हूँ। उसे डे केयर जाने से डर लग रहा था, ये सोच करके शायद बच्चे भी उसे नफरत करते होंगे। दूसरी तरफ यागी बेबी सीटर रूम में जाता है और बेबी सीटर क्लब को ज्वाइन करने के लिए पूछता है। रियो तो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि कोई और भी बेबी सिटिंग में इंटरेस्टेड है। उसके बाद वो सभी बच्चों का और खुद का इंट्रोडक्शन देता है। यागी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और किरण के बालों की तारीफ करता है और वो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो ताका से कहता है कि वो बिल्कुल अपने भाई की तरह कूल है। ताका बोलता है कि वो तो मैं हूँ ही। यागी मिडोरी की आंखों की तारीफ भी करता है जिससे वो भी खुश हो जाती है। वो ताकुमा और काजुमा से कहता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहे हैं। रियो तो ये देखकर हैरान था कि वो कितनी जल्दी बच्चों से घुल मिल गया। इस बीच लाइब्रेरी में इनोमाता दो लड़कों को बातें करते हुए सुन लेती है कि यागी हमेशा बच्चों को अजीब तरह से घूरता रहता है, इसलिए वो तुरंत डे केयर में बच्चों को बचाने चली जाती है। दूसरी तरफ यागी कोतारो को देखकर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट रियो को चिंता में डाल देती है। यागी कहता है कि कोतारो कितना गोल मटोल है। हालांकि वो उसके कालों को छू पाता उससे पहले ही इनोमाता वहाँ आ जाती है और धड़ाम से दरवाजा खोलती है और यागी को रुकने को कहती है। वो फर्श पर खून देखकर सदमे में आ जाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कोतारो के गाल को छूने की वजह से यागी के नाक से खून आ रहा है। हालांकि तभी यागी के दोस्त नेजू वहाँ आ जाता है और यागी पर बच्चों को गलत तरीके से देखने का इल्जाम लगा देता है। डर के मारे रियो बच्चों को यागी से दूर ले जाता है। हालांकि यागी बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खून तो बस ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से आया है। लेकिन नेजू कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक भी चॉकलेट खाते हुए नहीं देखा। वो उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है और यागी क्लब ना ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। लेकिन वो पूछते हैं कि क्या वो कभी कभार आकर बच्चों के साथ खेल सकता है। बच्चों को अभी अभी चॉकलेट के बारे में पता चला था इसलिए अब उन्हें वो खानी थी। यागी उन्हें कुछ चॉकलेट्स ऑफर करने जाता है लेकिन नेजू उसे रोक देता है। बच्चे इनोमाता से चॉकलेट मांगने जाते हैं लेकिन वो कहती है कि वो स्कूल के रूल्स के खिलाफ है और बच्चे रोने लगते हैं। हालांकि वो उनसे कहती है कि वो कल उनके लिए चॉकलेट्स ले आएगी और वो खुशी के मारे उछलने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद रियो और इनोमाता साथ में घर जाते हैं। रास्ते में वो इनोमाता से रुकने के लिए बोलता है और एक स्टोर में चला जाता है। कुछ देर बाद रियो वापस आता है और कोतारो से एक चॉकलेट का बॉक्स देता है।
रियो कहता है कि स्कूल के बाहर तो चॉकलेट दी ही जा सकती है, जिस पर इनोवाता कहती है कि बाकी लोग तो कहते हैं कि वो बहुत ओल्ड फैशन है। रियो कहता है कि उसे उसकी यही बात तो पसंद है और गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। इनोवाता तो शर्म से पूरी लाल हो जाती है। यूगी छुपकर उनका पीछा कर रही थी और सोच रही थी कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में है। इस बीच यागी बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीद रहा था और नेज़ो को बताता है कि वो इमेजिन कर सकता है कि जब कोतारो चॉकलेट्स खाएगा तो कितना क्यूट लगेगा। ये सोच कर उसके नाक से खून आ जाता है। रात में सेकावा रियो और कोतारो को चॉकलेट्स ऑफर करता है जो उसने खुद बनाई थी। कोतारो एक चॉकलेट उठाने की कोशिश करता है, इसलिए सेकावा उसकी मदद कर देता है। चॉकलेट लेने के बाद कोतारो अपने भाई से मुंह खोलने को कहता है और रियो से खा लेता है और कोतारो को शुक्रिया कहता है और कोतारो खुश हो जाता है। इस बीच इनोवाता बच्चों के लिए सबसे अच्छे चॉकलेट्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह फिजिकल की क्लास में लड़के ठंड के मारे कांप रहे थे। रियो हायातो से पूछता है कि वो इतनी ठंड में सीधा कैसे खड़ा है, जिस पर हायातो कहता है कि उसे ठंड नहीं लगती और लड़के बोलते हैं कि तुम पत्थर हो क्या। तभी यूसेदा बच्चों को एक ट्रॉली में ले आता है और बच्चे यूसेदा को उसे खोलने को कहते हैं। उसे खोलते ही सभी बच्चे रियो के पास भाग जाते हैं और रियो खुश हो जाता है। रियो यूसेदा से उस ट्रॉली के बारे में पूछता है और वो बताता है कि जब उसने कहीं जाना होता है तो बच्चों को उसी में बैठा देता है ताकि वो जानवरों की तरह इधर उधर न भागे। बच्चे कहते हैं कि यूसेदा बेवकूफ, हम जानवर नहीं है। जिस पर यूसेदा उन्हें डराते हुए कहते हैं कि क्या हुआ अगर तुम लोगों को कोई अजीब आदमी किडनैप कर ले और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दे, तब तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा और वो आदमी तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। रियो यूसेदा से उन्हें ना डराने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सच में काफ़ी डर गए थे, लेकिन वो बच्चों को अजनबियों से दूर रहने को ज़रूर कहता है। बाकी लड़के देखते हैं कि रियो के आसपास बच्चे होने की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही है, इसलिए वो भी बच्चों की तरफ बहुत अजीब तरह से जाने लगते हैं। वो उन्हें पकड़ते हैं और तो और उनके लिए लड़ने तक लगते हैं। एक अजनबी आदमी दूर से बच्चों को देख रहा था। रियो दो स्टूडेंट्स को किरण को लेने से रोक रहा था जो कि यूसेदा के पीछे छिपी हुई थी। ताका अपने भाई के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। एक लड़का काजुमा को पकड़ लेता है और वो डर के मारे रोने लगता है। रियो ताकुमा को झाड़ियों में घुसते हुए देख लेता है और उसे वापस आने को कहता है। वो अजनबी उसके सामने उसे उठाने के लिए तैयार थे। वो उसे पकड़ लेता है और रियो को तारो को एक लड़के को देखकर ताकुमा को बचाने के लिए भागने लगता है और अजनबी से उसे छोड़ने को कहता है। या तो अपना जूता निकाल लेता है और अजनबी को दे मारता है जो कि सीधा उसके सिर पे जा लगता है। ताकुमा उसे गिरते हुए देखकर हंस रहा था। यूसेदा हाथों के निशाने की तारीफ करता है तो वहीं रियो पूछता है कि क्या ताकुमा उस आदमी को जानता है। ताकुमा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसके और काजुमा के पापा हैं। ले गए सेंटर में आदमी गड़बड़ी के लिए माफी मांगता है। रियो पूछता है कि वो इतने अजीब तरह से झाड़ियों में क्यों छुपे हुए थे। यूसेदा बताता है कि वो एक एक्टर है और उसने अभी रिसेंटली एक टूथब्रश कंपनी के लिए काम किया है और वो बहुत फेमस है। कोसुके बताता है कि वो नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने और सीन क्रिएट हो जाए, लेकिन रियो और हायातो से नहीं पहचानते थे। ये जानकर कोसुके कोने में बैठकर रोने लगता है क्योंकि जितना वो सोच रहा था वो उतना फेमस नहीं था। वो बताता है कि पिछले 6 महीने से उसे अब जाकर छुट्टी मिली है, इसलिए वो उस समय को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कहीं उसे भूल ना जाए। रियो सजेस्ट करता है कि उसे उनके साथ डे केयर में समय बिताना चाहिए। कोसुके खुशी खुशी मान जाता है। रियो ताकुमा और काजुमा को बुलाता है और काजुमा को उठाकर उसके पापा को दे देता है, लेकिन काजुमा रोने लगता है। कोसुके दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। रियो से रोकता है और कहता है कि काजुमा को अनजान लोगों के नजदीक जाना पसंद नहीं है। ये दिलासा दे रहा है उसके जले पर नमक छिड़क रहा है। रियो कहता है कि अगर वो आज चला गया तो उसके और उसके लड़कों के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। कोसुके की आंखों से पानी आने लगता है। रियो कहता है कि बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने में वो उसकी मदद करेगा। तभी ताकुमा बोल देता है कि तुम तो रोतड़ू हो। अब कोसुके ताकुमा के साथ खेलता है, लेकिन काजुमा रोते हुए उसे वापस देने को कहता है। उसके बाद वो मिडोरी को हवा में उठा देता है और काजुमा फिर से रोने लगता है। रियो के समझाने के बाद भी काजुमा डर के मारे रोता ही रहता है। कोसुके दूसरे बच्चों के साथ छुक छुक गाड़ी खेल रहा था, लेकिन फिर भी काजुमा डरा हुआ था। यूसेदा कुछ बताता है कि उसे नहीं पता था कि काजुमा अपने पापा से इतनी नफरत करता है, तो वहीं हारा हुआ कोसुके एक किनारे बैठा होता है। उसके बाद वो अपने बेटों के पास जाता है और उनका मजा किरकिरा करने के लिए उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि खूब मजे करना, मैं घर में तुम लोगों का इंतजार करूंगा। वो उन्हें गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। कोसुके रास्ते में एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उसे तुरंत पहचान लेती है और चिल्ला पड़ती है। उसकी आवाज़ सुनकर और लड़कियां भी वहाँ आ जाती हैं और उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ्स मांगने लगती हैं। तभी उसे कहीं से पापा सुनाई देता है और वो देखता है कि रियो और हायातो ताकुमा और काजुमा को पकड़े हुए हैं। वो चाहते थे कि वो वापस आ जाए। कोसुके सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भीड़ से निकलकर उनके पास जाने लगता है और पूछता है कि क्या अभी उन्होंने उसे पापा कहा। तभी एक टीचर वहाँ आ जाती है और सीटी बजाते हुए सभी को चेयर वुमेन की फोटो दिखाते हुए वार्निंग देती है कि अगर वो क्लास में वापस नहीं गए तो उन्हें ये साल दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। असल में वो टीचर उसकी वाइफ थी। वो उसे सॉरी बोलती है और बताती कि यूसेदा ने उसे सब बता दिया है। वो कहती कि वो बच्चों को उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मूवीज दिखाती थी। आखिरी बार उसने वो मूवी लगाई थी जिसमें उससे विलेन का रोल किया था, इसलिए काजुमा उससे डरा हुआ है। वो ये भी बताती कि वो विलेन के रोल में बहुत कूल लग रहा था। तभी ताकुमा और काजुमा उससे पूछती कि क्या वो उनके साथ खेलेगा। कोसुके उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। दोनों बच्चे अपने पापा के साथ बहुत खुश लग रहे थे, तो वहीं कोतारो चुपचाप उनके खुशी परिवार को देख रहा था। अगले दिन की शुरुआत खूबसूरत चेरी ब्लॉसम से होती है। ये रियो के हाई स्कूल का पहला दिन था। वो बुलेटिन बोर्ड पर बेबी सीटर क्लब के रिक्रूटमेंट का पोस्टर लगाने जा रहा था। हालांकि वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कई सारे क्लब्स के फ्लैट्स लगे हुए हैं। उसके बाद वो डे केयर रूम में जाता है जहाँ बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। पोस्टर उड़ के कोतारो के सिर पर लैंड हो जाता है। कोतारो चुपचाप खड़ा रहता है, वो तो उसे हटाने की कोशिश भी नहीं करता। यूसेदा भी उसके सिर पर से ही फ्लायर को पढ़ लेता है, इसलिए रियो कहते हैं कि पढ़ने से पहले कम से कम उसे हटा तो दो। यूसेदा सजेस्ट करता है कि उन्हें एक बार दूसरे क्लब भी घूम के आने चाहिए। दोनों भाई मान जाते हैं। ताका को भी अपने भाई का क्लब देखना था और किरण भी एक्साइटेड थी। हॉल में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और गाना गाते हैं और नाचते हैं। कोतारो हर बार रिदम पकड़ने में नाकामयाब हो रहा था।
रियो को शर्म आ रही थी क्योंकि सभी की नज़र उसी पर थी। किरिन बेसब्री से ड्रामा क्लब का दरवाजा खोलती है, लेकिन वो अपनी मम्मी को भूत बनी हुई देखकर डर जाती है और ताकुमा को छोड़कर बाकी सब बच्चे भी डर जाते हैं। उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुम अपनी मम्मी को ही नहीं पहचान पाई, यही तो मेकअप की ताकत है। रियो उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैम वो सभी आपसे डरे हुए हैं। वो रियो को उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए फंसाने लगती है। तभी कोतारो उसकी पैंट पकड़ता है और दिखाता है कि बच्चे हॉलवे में भाग रहे हैं। वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, और युसेदा को बुलाता है जिसके चेहरे पर डरावना मेकअप लगा हुआ था। हॉलवे में दौड़ते हुए भाइयों को उनकी मम्मी मिल जाती है और वो उसके पास जाके उनके गले लग जाते हैं। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं और रियो बताता है कि वो दूसरे क्लब्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तभी किरिन को कहीं से मिठाई की खुशबू आती है और बच्चे उसी डायरेक्शन में भाग जाते हैं। उनकी मम्मी भी चली जाती है और रियो कोतारो के साथ बच्चों का पीछा करता है, लेकिन कोतारो एक चींटी को देखकर रुक जाता है और उसे बैठकर देखने लगता है। युसेदा और मिदोरी भी वहाँ आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। इस बीच बच्चों को कुकिंग रूम मिल जाता है, लेकिन कुकीज अभी तैयार नहीं हुए थे। हिनोमाता जो कि कुकिंग क्लब में ही थी बताती है कि ये बच्चे बेबी सिटिंग क्लब से हैं। रियो अंदर आता है और पूछते कि क्या किसी ने बच्चों को हॉलवे में भागते हुए देखा, और बच्चे रियो को देखकर खुश हो जाते हैं। हिनोमाता उस पर बच्चों का ध्यान न रखने की वजह से चिल्लाने लगती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि उसने सभी को डरा दिया है। वो चिल्लाने के लिए माफी मांगती है। एक लड़की कहती है कि उसने आखिरकार दिखाई दिया कि उसे भी असल में बच्चों की चिंता है। रियो परेशानी के लिए माफी मांगता है और बच्चों से चलने के लिए कहता है। ताका जाने से मना कर देता है क्योंकि पहले उसे मिठाई चाहिए थी, इसलिए रू को उसे जबरदस्ती दूसरों के साथ ले जाना पड़ता है। ताका को शांत कराने के लिए वो उसे कहता है कि चलो बेसबॉल क्लब में चलते हैं जहाँ तुम्हारा भाई प्रैक्टिस कर रहा होगा। वो स्पोर्ट्स क्लब जाने के लिए बाहर आते हैं और एक स्टूडेंट कमेंट करता है कि रियो हाई स्कूल में ही बेबी सिटिंग में फंस गया। ताका बेसब्री से अपने भाई की तरफ देखता है और जब उसका भाई भी पलट कर उसे देखता है तो वो खुश हो जाता है। हालांकि हयातो अपना मुंह मोड़ लेता है और ताका बाहर आ जाता है। ताका कहता है कि तुम मतलबी हो। हयातो आता है और ताका को मुक्का जड़ देता है और वो और भी ज्यादा रोने लगता है। रियो को बताता है कि उनकी टीम बेकार है और एक प्लेयर चिल्लाता है कि उसने सब सुन लिया। रियो देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना खुश है। तभी कोतारो और चिड़ियों को देखता है, लेकिन जब वो अपने भाई को बुलाता है तब वो नोटिस करता है कि उसका भाई उदास है। युसेदा को भी समझ आ जाता है कि रियो अकेला महसूस कर रहा है। बच्चे रियो को बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब अगली जगह कहाँ जाना है। रियो कहता है कि उसे बेबी सिटर क्लब का पोस्टर लगाने के लिए जगह ढूंढनी है। वो अपने छोटे भाई से साथ आने को कहता है, लेकिन हैरानी से कोतारो मना कर देता है। रियो को बहुत बुरा लगता है कि उसने उसे मना कर दिया। उसके जाते ही कोतारो भी ग्रुप छोड़कर कहीं जाने लगता है। वो बुलेटिन बोर्ड के किनारे पोस्टर लगा देता है। उसके बाद वो दुखी हो जाता है कि उसके भाई तक ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया। तभी हयातो कोतारो के साथ वहाँ आता है और कहता है कि मुझे भी बेबी सिटर क्लब ज्वाइन करना है और ये रही मेरी एप्लीकेशन। असल में कोतारो ने उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए मनाया था। हयातो कहता है कि कोतारो ने नोटिस कर लिया था कि तुम डिप्रेस्ड हो और तुम्हें दोस्त चाहिए। रियो हैरान था कि उसका भाई इतने अच्छे से उसे समझता है। बाकी बच्चे भी उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसे कुकीज ऑफर करते हैं ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। क्लब घूमने का दिन खत्म हो जाता है और युसेदा सभी के लिए मैचिंग एप्रन्स बनाता है। हिनोमाता भी कभी कभार बच्चों के लिए कुकीज ले आती है। हयातो कहता है कि अगर बच्चे उसे खाएंगे तो उनके दांत टूट जाएंगे, जिस पर हिनोमाता कहती है कि तुम्हें खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह रियो उठता है और उसे छाती पर भारी भारी सा लगता है। असल में कोतारो उसके ऊपर सो रहा था। कोतारो उठ जाता है तभी चेयर वुमेन कमरे में घुस आती है और इतनी देर तक सोते रहने के लिए रियो को हड़काने लगती है। जैसे वो बिस्तर से उतरता है नीचे गिर जाता है। उठने की कोशिश करता है लेकिन बार बार गिरता रहता है। उसके बाद चेयर वुमेन कोतारो को उससे ले लेती है और कहती है कि अगर उसे भी जुकाम हो गया तो अलग मुसीबत हो जाएगी। कोतारो दरवाजे पर ही खड़ा होता है और चेयर वुमेन उसे रू के लिए दवा बनाने में उसकी मदद करने को कहती है। दूसरी तरफ रियो बिस्तर पर आराम कर रहा था। कोतारो चेयर वुमेन को जज्जर कह देता है। चेयर वुमेन पूछती है कि तुमने मुझे कहा या इस कंबल को। कोतारो दोबारा से उसे वही कह देता है और गुस्से में वो उस पर कंबल फेंक देती है और उसके पीछे आने को कहती है। किचन में चेयर वुमेन एक बड़े से चाकू से नींबू काटती है और कोतारो उसे ऐसा करते हुए देखकर शैतानी बुढ़िया बोल देता है। वो कोतारो से नींबू को उस छोटे से गिलास में निचोड़ने को कहती है ताकि वो रू के लिए शहद और नींबू का घोल बना सके। कोतारो नीचे बैठ जाता है और नींबू को हिलाता है, लेकिन देखता है कि गिलास में तो कुछ गिरा ही नहीं। चेयर वुमेन पूछती कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन वो मना कर देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो गिलास में एक बूंद रस चुआने में कामयाब हो जाता है। उसे और रस निकालने को कहती है और कोतारो नींबू निचोड़ने में जुट जाता है। चेयर वुमेन को ड्रॉर में लेमन जूसर तो मिलता है, लेकिन फिर भी वो कोतारो को खुद से जूस निकालने देती है। वो नींबू निचोड़ लेता है, हालांकि जब वो खड़ा होता है तो बेचारा धोखे से गिलास गिरा देता है। चेयर वुमेन उसे नींबू का दूसरा हिस्सा देती है और दोबारा से रस निकालने को कहती है। पहले वो रस को साफ करते हुए देखकर वो नोटिस करती है कि कोतारो काफी डिटर्मिन्ड है। बाद में चेयर वुमेन खाना लेकर आती है और पूछती है कि अब रियो की हालत कैसी है। सिकावा बताता है कि उसका बुखार कम हो गया और चेयर वुमेन कहती है कि अब उसे आराम करने दो। उसके दरवाजा बंद करते रियो अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है। उसके पेरेंट्स एक और ट्रिप पर जा रहे थे और इस बार वो कोतारो को भी अपने साथ ले जा रहे थे। रियो भीख मांगते कि कोतारो को मत ले जाओ, ये सोच कर कि शायद वो भी कभी वापस ना आए। वो नींद में ही रोने लगता है, लेकिन कोतारो उसके बगल में होता है और अपने बड़े भाई के आंसू पोंछता है और उसकी आंखें जलने लगती है। चेयर वुमेन आती है और बताती है कि कोतारो के हाथों में नींबू का रस लगा हुआ है। वो उसे गर्मा गर्म काढ़ा देती है और बताती है कि कोतारो ने उसे बनाया है। उसको पीते हुए वो भगवान को शुक्रिया कहता है कि उन्होंने उसके छोटे भाई को अपने पास नहीं बुलाया। रियो उसका सिर हिलाता है और कोतारो मुस्कुराता है। चेयर वुमेन कोतारो को उठा लेती है और बताती है कि अब उसे जाना होगा। बेचारे को लगा था कि दवाई खाने के तुरंत बाद उसका भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन चेयर वुमेन बताती है कि रू को अभी भी आराम की जरूरत है। रू को चिंता थी कि कहीं कोतारो को भी सर्दी न लग जाए। बाद में वो चेयर के नीचे बैठा शोक मना रहा होता है। सिकावा उसे आइसक्रीम की लालच देकर बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता। अगली सुबह मिदोरी की मम्मी मिदोरी को रियो को दे जाती है। रियो कोतारो से कहता है क्यों ना जब तक सब लोग नहीं आ जाते तब तक स्टोरी बुक पढ़ ली जाए। उससे पहले वो मिदोरी का डायपर बदल देता है, लेकिन पता चलता है कि डायपर तो खत्म हो गए हैं। जैसे ही वो डायपर निकालने के लिए ड्रॉर खोलता है तभी मिदोरी दरवाजे की तरफ भाग जाती है। उसी वक्त एक लड़का अंदर आ जाता है और वहाँ भरी बदबू उसके नाक में चढ़ जाती है। मिदोरी उसकी पैंट खींच लेती है और वो नीचे गिर जाता है।
लड़का रोने लगता है और ड्यू से कुछ करने को कहता है। बाद में वो बैठकर बात करते हैं और लड़का पूछता है कि क्या ये बदबू फैलाने का क्लब है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और कोतारो सिंड्रेला के पीछे बुक पकड़े खड़ा हुआ था। लड़का मिडोरी को बदबू की खदान बताता है और कोतारो को एक स्पेस कैडेट। वो पूछते हैं कि क्या वो मिडोरी नाम की बच्ची की बेबी सिटिंग भी कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसे वो बदबू की खदान बुला रहा है वही मिडोरी है। रियू पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा है और लड़का बताता है कि उसे अपने होने वाली बेटी का चेहरा देखना है। रियू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि तुम अभी भी स्कूल ही में पढ़ते हो ना। लड़का कहता है कि लेकिन मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ और तुम मुझे इनुई सेनपाई कहकर बुलाओ। रियू बताता है कि मिडोरी की मॉम तो पहले से मैरिड है, लेकिन इनुई बस मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब प्यार में नहीं देखा जाता। रियू हड़बड़ाने लगता है और इनुई कहता है कि बच्चे अभी तुम ये सब नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं। उसके बाद वो उठ कर चला जाता है ये मानते हुए कि मिडोरी वहाँ नहीं है। बाद में ये सीधा रियू के सामने हाथ हिलाता है। असल में इनुई की बातें सुनकर वो बैठे बैठे ही बेहोश हो गया था। किरण उसे बताती है कि वो अपनी आंखें खुली रखकर सो रहा था। बेचारा कोतारो अभी तक सिंड्रेला की बुक लिए रियू का उसे पढ़कर सुनाने का इंतजार कर रहा था। गाइस सॉरी, मुझे पहले ये सब करना होगा। हाँ, ऑफ करता हूँ। चलो आपके लिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। खुली रखकर सो रहा था। बेचारा कोतारो अभी तक सिंड्रेला की बुक लिए रियू का उसे पढ़कर सुनाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन रियू कहता है कि वो बाद में पढ़ देगा। उसके बाद वो मिडोरी के पापा के बारे में पूछता है। इसीदा बताता है कि वो फिलहाल देश के बाहर है। इसे तो कंफर्म हो जाता है कि मिडोरी की मॉम ना तो विधवा है और ना ही डिवोर्स। रियू तो ये सोचकर घबरा जाती है कि कहीं वो इनुई के साथ अपने हस्बैंड को चीट तो नहीं कर रही है। इसीदा रियू को चिढ़ाते हुए पूछते कि कहीं उसे बड़ी लड़कियां तो पसंद नहीं है। हालांकि रियू साफ मना कर देता है। क्लास में वो हयातो को इसके बारे में बताता है, जिस पर हयातो कहता है कि ये उनकी मर्जी है और तुम इन झंझटों से दूर रहो। क्लास शुरू हो जाती है, लेकिन रियू अभी भी मिडोरी की मम्मी और इनुई की रोमांटिक एक्सपीरियंस ना होने वाली बात पे खोया रहता है। उसे याद आता है कि लोग कहते हैं कि यूकी क्यूट है, इसलिए वो उसे घूरने लगता है, लेकिन उसे वो अट्रैक्शन महसूस नहीं होता। दूसरी तरफ यूकी शर्म से लाल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रियू उसे घूर रहा है। हॉल में भी वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने इनो माता आ जाती है। वो उसे पूछता है कि चीटर्स के साथ क्या किया जाना चाहिए। वो कहती है कि चीटर्स को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या कभी उसका कोई क्रश था, जिससे इनो माता दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाह कर भी कभी लव एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाई। रियू डे केयर सेंटर में वापस आ जाता है और देखता है कि बच्चे इनुई के पूरे शरीर पर नाक की गंदगी लगा रहे हैं। तो वहीं कोतारो अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़े हुआ था। रियू बच्चों को बुलाता है और उन्हें नाक साफ करने के लिए टिश्यू देता है। वो मिडोरी को पकड़ता है और बोलता है कि कमजोर लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। इनुई उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि बदबू की खदानी मिडोरी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तभी मिडोरी उसकी उंगली काट देती है। बच्चे भी उसे कमजोर बुलाने लगते हैं। रियू कहता है कि ऐसे किसी शादीशुदा लड़की जिसका पति जिंदा हो और यहाँ तक कि एक बच्ची भी हो, उसके पीछे पागल होना गलत है। इनुई कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ही बताया था कि उनका हस्बैंड बहुत दूर है और इसका मतलब तो यही बनता है कि वो मर चुका है, इसलिए मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। तभी अचानक मिडोरी की माँ उसे लेने आ जाती है। इनुई जो कि पूरा लाल हो चुका था उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़ता है। बच्चे उसे उबला हुआ ऑक्टोपस कहने लगते हैं। इनुई हकलाता है और कुछ कहने जा रहा होता है, लेकिन तभी मिडोरी जोर जोर से रोने लगती है। वो मिडोरी को ले लेती है और उसे सलाते हुए कहती है कि पापा जल्दी घर आ रहे हैं, जिसे सुनकर इनुई दंग रह जाता है। वो उसे इनके हस्बैंड के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि वो टर्की से वापस आ रहे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि तुम क्या कहने वाले थे। इनुई शर्माने लगता है और कहता है कि वो भूल गया। उसके बाद वो मिडोरी का ध्यान रखने का ऑफर करता है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जा सकें और उसे थैंक्स कहती है। उसके जाने के बाद इनुई कोने में बैठ के शोक मना रहा होता है और बच्चे उसे अभी भी परेशान कर रहे होते हैं। गुस्से में यूसेदा से कहता है कि तुम्हें उनके हस्बैंड के बारे में पहले से पता था ना। यूसेदा कहता है कि उसे तो बस मजे लेने थे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। इनुई शर्म के मारे अपना चेहरा ढक लेता है और कहता है कि उसने बिल्कुल बेवकूफ़ी का काम किया है। रियू कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो उनके सामने बहुत कूल लग रहा था। इनुई कहता है कि शायद उसने ऑर्डर समझने में गलती कर दी। पहले प्यार, फिर शादी और उसके बाद बच्चे होते हैं। उसके जाने के बाद रियू कोतारो की ओर देखता है और पाता है कि उसने अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़ी हुई है। वो उससे माफ़ी मांगता है और सभी बच्चों के साथ बैठकर किताब पढ़ता है। उसके बाद वो मिडोरी और उसकी मॉम को उसके फादर के साथ खुशी खुशी मिलने के बारे में इमेजिन करता है। अगले दिन रियू नाम के ड्रैगन किंग ने डीमन क्वीन मिडोरी के शासन में पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 5 रेंजर्स पृथ्वी को बचाने के लिए वहां आ चुके थे। टाका रेड रेंजर, कोतारो ब्लू और दोनों भाई येलो रेंजर्स थे। किरिन उन पर ध्यान नहीं दे रही थी और ड्राइंग बना रही थी। टाका उस पर चिल्लाने लगता है। किरिन को वो गेम वगैरह नहीं खेलना था और अब वो पढ़ना चाहती थी। रियू तो खौफ में आ जाते क्योंकि किरिन ने बिल्कुल इनो माता की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसे पढ़ लिखकर एक चुड़ैल बनना था। टाका भी किरिन के बहकावे में आ जाता अगर हयातो ने उसे ना बताया होता कि लड़के चुड़ैल नहीं बन सकते। लेकिन जब बाकी बच्चे उसके बहकावे में आने लगे तब टाका और किरिन के बीच लड़ाई शुरू हो गई कि रेंजर्स असली होते हैं या विचेस। रियू हयातो को ये बताने से रोक देता है कि वो दोनों ही रियल नहीं होते ताकि उनका सपना न टूट जाए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और उन दोनों की बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोतारो जो उन दोनों का झगड़ा शांत कराने आता है उसे किनारे फेंक दिया जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। टाका अगले दिन पुख्ता सबूत के साथ आता है। वो रेड रेंजर के साथ एक फोटो लेकर आया था। वो कहता है कि रेंजर्स असली होते हैं। उसके बाद वो किरिन से कहता है कि तुम्हारी विचेस के असली होने का कोई एविडेंस नहीं है। किरिन चुड़ैल की किताब पीछे पकड़ी हुई थी और चिल्लाती है कि मेरे पास भी सबूत है जो कि मैं तुम्हें उड़ के दिखाऊंगी। बाहर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो झाड़ू पर बैठ के उड़ने की कोशिश करती है। यूसेदा कहता है कि ये तरीका शायद काम नहीं करेगा।
ताका कहता है कि मैंने बोला ही था चिड़िया असली नहीं होती हैं, चलो अब चल के खेला जाए। किरण कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं उड़ नहीं पाती। रियो जिसे उसकी चिंता हो रही थी सीधा कहता है कि तुम्हें क्लास में वापस जाना चाहिए। किरण जल्दी हारी मान जाएगी। रियो हाथों को उसके बारे में बताता है जिस पर वो कहता है कि इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, उसको सच बता दो कि विचेज असली नहीं होती हैं। रियो कहता है कि ऐसे बच्चों का सपना तोड़ना सही नहीं होता। वो बात कर ही रहे होते कि तभी पीछे से इनोमाता आकर उन्हें वॉशरूम का रास्ता रोकने की वजह से डांटने लगती है और कहती है। रियो माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को बच्चों के सपनों को तोड़ने के बारे में बात करते सुना, क्या कुछ हुआ है? हयाता पूछता है कि क्या तुम्हें हमारी बातचीत में शामिल होना है? वो शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। रियो उसे रोकता है और कहता है कि हमें तुम्हारी सलाह चाहिए और उसको बाद में वो किरण की प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो कहती है कि मैं मदद कर सकती हूँ, मुझे लंच टाइम में मिलना। बाद में कुछ किताबें लेकर आती है जिसमें विचेस के असली दुनिया में होने के सबूत होते हैं। रियो कहता है कि ये बहुत डरावनी है और हम इतने खौफनाक इतिहास को बच्चों को नहीं दिखा सकते। जब उसे रियलाइज होता है तब वो माफी मांगती है और चली जाती है। यूकी सोचती कि इनोमाता और रियो के बीच आखिर रिलेशन क्या है। दूसरी तरफ रियो सोच रहा था कि इनोमाता थोड़ी अजीब सी है लेकिन अच्छी है। उसे चेयरवुमन की याद आती है जो कि खुद में एक चुड़ैल जैसी दिखती है। वो उसे विच बनने का नाटक करने के लिए बोलने के बारे में सोच रहा था लेकिन वो उसे पढ़ने के लिए डांटने लगेगी। इस बीच यूसेदा किरण से अंदर आने के लिए बोल रहा था लेकिन वो कहती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मैं बस उड़ने ही वाली हूँ। यूसेदा सोचता है कि वो ऊंचाई पर तो है नहीं इसलिए उसे बाहर रहने देना ठीक होगा। कोतारो उसकी पैंट खींचता है और वो विच वाली किताब उसे पढ़ने के लिए देता है। सही बच्चे उसे सुनने के लिए उसके पास आ जाते हैं। किरण ऊपर देखती है और सोचती है कि वो वहाँ से कूदकर उड़ सकती है। रियो बच्चों को दिखाने के लिए जादुई किताब लेकर डे केयर सेंटर की तरफ जा रहा था। वो देखता है कि किरण छज्जे से कूदने वाली है और तुरंत किताब छोड़ देता है। रियो ऐन वक्त पे उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और किरण फूट फूट कर रोने लगती है कि उसका सपना टूट गया। रियो उसे शांत कराता है और सोचता है कि उसे उसको बता देना चाहिए था कि विचेस असली नहीं होती है और सिर्फ कहानियों में होती है जैसे कि हयातों ने से कहा था। तभी चेयरवुमन वहाँ आ जाती है और पूछती कि वो रो क्यों रही है। किरण बिलखते हुए कहती कि वो उड़ नहीं सकती। चेयरवुमन कहती कि हाँ तुम नहीं उड़ सकती, इसके लिए तुम्हें 100 साल उड़ने की प्रैक्टिस करनी होती है। वो पूछती कि क्या उसके बाद वो झाड़ू पर उड़ सकती है, जिस पर वो कहती कि ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। बच्चे उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से चली जाती है। अन्य ताका कहता है कि वो चुड़ैल का खेल भी खेल सकते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और रियो सोचता है कि शायद चेयरवुमन असल में एक चुड़ैल भी हो सकती है, किसको पता। अगले सीन में हम नेज़ू को उसके भाई बहन के साथ उसके घर में देखते हैं। अचानक से उन्हें उनके भाई किचाई की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनके पापा पर चिल्ला रहा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है। दूसरी तरफ रियो बाहर कपड़े सुखा रहा था और कोतारो चींटियों को देख रहा था। कोतारो चींटियों का पीछा करने लगता है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक से रुक जाता है। कोतारो वापस आता है और रियो की पैंट पकड़ लेता है और उसे खींच कर अपने साथ ले जाता है। रियो कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही खींच कर ले जाते गए तो मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। उनके रुकते रियो देखता है कि एक लड़का झाड़ियों में फंसा हुआ है। वो अनजाने में उसे नेज़ू कह देता है क्योंकि वो उसी की तरह दिख रहा था। तो वहीं कोतारो उसे चूहा कह देता है। किचाई झाड़ियों से बाहर आने की कोशिश कर रहा था इसलिए रियो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन किचाई उसके हाथ पर झटक देता है ये कहते हुए कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कोतारो तो ये देख के खौफ में आ जाता है, हालांकि रियो उसका सिर चलाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ। रियो पूछता है कि क्या वो नेज़ू का भाई है और लड़का अपना सिर हिलाता है। रियो बताता है कि तुम्हारा भाई नेज़ू और मैं सेम स्कूल में पढ़ते हैं। रियो पूछता है कि क्या घर में कुछ हुआ है लेकिन किचाई शांत रहता है। उसके बाद रियो वापस से कपड़े सुखाने चला जाता है ये कहते हुए कि अगर उससे बात करनी हो तो वो उसे बुला सकता है। रियो कोतारो को वहीं रुकने को कहता है और बाहर आकर नेज़ू को कॉल करने के बारे में सोचता है लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास तो नेज़ू का नंबर ही नहीं है। कोतारो किचाई को शांति से देख रहा होता तभी अचानक से किचाई घबरा जाता है और कोतारो को वहाँ से तुरंत भागने को कहता है। तभी पीछे से किसी का हाथ कोतारो की ओर आने लगता है और वो लड़का कोतारो के गालों के साथ खेलने लगता है। इनोमाता और रियो झाड़ियों के पीछे से वहाँ आ जाते हैं और यागी की नाक से खून आने लगता है। इनोमाता गुस्से में यागी से कहती कि अगर उसने कोतारो को छूना बंद नहीं किया तो वो पुलिस बुला लेगी। दूसरी तरफ यागी उसके साथ मजाक करने लगता है कि अगर तुम्हें भी मेरे साथ खेलना है तो तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे इनोमाता और गुस्सा आ जाती है। कोतारो छिप जाता है और यागी अपनी नाक साफ करता है। रियो कहता है कि उसने ही यागी को बुलाया था क्योंकि उसके पास नेज़ू का नंबर नहीं था, हालांकि वो इनोमाता को वहाँ देखकर हैरान था। यागी बताता है कि नेज़ू को काम था इसलिए वो उसकी जगह वहाँ आ गया और रास्ते में उसे इनोमाता मिल गई थी इसलिए वो उसे भी साथ ले आया। हमें पता चलता है कि नेज़ू का परिवार गरीब है और उनके 8 बच्चे हैं। किचाई अपने भाई की तारीफ करता है और बताता है कि उसका भाई परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और ये सुनकर वो सभी दंग रह जाते हैं। यागी किचाई का सिर सहलाता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। तो वहीं किचाई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इनोमाता अपना पेशेंस खो देती है और कहती है कि किचाई तुम अपने भाई से बिल्कुल उल्टा एक बिगड़े हुए बच्चे हो। एक तरफ वो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करे तो वहीं दूसरी तरफ तुम अपना घर ही छोड़ के आ गए और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। किचाई रोने लगता है और कहता है कि वो चाहता था कि वो अमीर हो ताकि वो अपने लिए वीडियो गेम्स खरीद सके। इनोमाता पूछती है कि क्या वो खाली वीडियो गेम्स के लिए अपना घर छोड़ा, लेकिन रियो कहता है कि कोई और जरूरी बात जरूर रही होगी जिस वजह से वो अपना घर छोड़ाया। अचानक से उसका दूसरा भाई सुकीची वहाँ आ जाता है और कहता है कि बच्चों का भी हक बनता है कि उन्हें वो चीज़ मिले जिनकी उन्हें ज़रूरत है। सुकीची यागी की तरफ देखता है और कहता है कि ये ठरकी यहाँ क्या कर रहा है और पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। यागी कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसका सिर चला था। जिस पर सुकीची कहता है कि ठरकी मेरे भाई को तो छू भी मत लेना। उसके बाद सुकीची समझाता है कि भले ही वीडियो गेम्स बड़ों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन किचाई के लिए वो है क्योंकि उसको छोड़ के उसके क्लास में सभी के पास है और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे वो खरीदने के लिए प्रेशर करता है, ये जानने के बाद भी कि वो गरीब है। किचाई रोना जारी रखता है और कहता है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है लेकिन उसे गरीबी से सख्त नफरत है। यागी को याद आता है कि नेज़ू के साथ भी एलिमेंट्री स्कूल में कुछ ऐसा ही हुआ था जब उसने नेज़ू को अपना गेम ऑफर किया था क्योंकि उसे पता था कि वो गरीब है। हालांकि नेज़ू ने उसे लेने से मना कर दिया था और कहा था कि अगर उसे वीडियो गेम चाहिए होगा तो वो खुद बना लेगा।
ये पहली बार था जब यागी को लगा था कि कोई उससे भी ज़्यादा कूल है। किचाई कहता है कि उसका भाई कूल तो है और सोचता है कि वो मेहनत भी बहुत करता है। उसके बाद वो रियू से उसको निकालने को कहता है और वो दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। रियू उसे सहलाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और कोतारो भी उसे सहला देता है। यागी सुकीजी को बाहर निकालता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन सुकीजी उसे लात मार देता है। उसके बाद दोनों भाई इनुआता से कहते हैं कि वो अपने बड़े भाई की तरह बनने की कोशिश करेंगे। तभी बेल बजती है और नेज़ू वहाँ आ जाता है और अपने भाइयों के बर्ताव के लिए उन सभी से माफ़ी मांगता है। वो रियू और इनुआता को मिठाई का डिब्बा देता है और रियू उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इनुआता सोचती है कि वो उसे मिठाई क्यों दे रहा है। किचाई अपने बड़े भाई से परेशानी खड़ी करने के लिए माफ़ी मांगता है और नेज़ू उन्हें माफ़ कर देता है, क्योंकि उन्हें इससे कुछ सीखने को मिला। उसके बाद नेज़ू वो गेम किचाई को देता है जो उसे चाहिए था, और सुकीजी पूछता है कि क्या ये आपने खुद बनाया है, और नेज़ू यागी को घूरने लगता है। नेज़ू बताता है कि उसने वो गेम बनाया नहीं है, बल्कि अपनी कलीग की जॉब पर उसकी जगह कुछ समय के लिए काम किया था, जिस वजह से उसने वो गेम उसे सस्ते में दे दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस बेवकूफ़ यागी ने तुम लोगों को क्या बताया, और उसके पैर पर लात मार देता है और बताता है कि जितना मैंने तुमसे कहा था उसका आधा तो झूठ था। वो किचाई से उस गेम को अपने भाइयों के साथ शेयर करने के लिए कहता है और उसका सिर सहलाते हुए कहता है कि जाओ अब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो। रियू उनकी मदद करने के लिए इनुआता को शुक्रिया कहता है और वो शर्माने लगती है। अगले दिन उसेदा बच्चों के साथ खेलते हुए रियू से बातें कर रहा होता है। रियू बताता है कि उसे लंच ब्रेक के वक्त केमिस्ट्री का असाइनमेंट बनाना है, इसलिए वो आज उन लोगों के साथ लंच नहीं कर पाएगा। बच्चे से गुड बाय कहते हैं और रियू कोतारो का सिर चला के क्लासरूम में वापस चला जाता है। लंच ब्रेक के वक्त यूसेदा सभी बच्चों से लंच करने के लिए कहता है और देखता है कि रियू तो अपना लंच धोखे से वहीं भूल गया है। यूसेदा सोच रहा होता है कि अगर वो अपना लंच लेने नहीं आया तो वो उसके लंच को खा लेगा। हालांकि कोतारो उसकी पैंट खींचता है और अपने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। यूसेदा पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने भाई का लंच उसको देने जाना है। कोतारो अपना सिर हिला के हाँ कहता है और बाकी बच्चे भी उसके साथ जाना चाहते थे। यूसेदा कहता है कि लेकिन पहले तुम लोगों को अपना खाना खत्म करना होगा, और वो लोग अपना लंच तेजी से खत्म करने लगते हैं। बाकी बच्चे खाने में बिजी होते हैं, तभी यूसेदा चुपके से रियू का लंच बॉक्स कोतारो को पकड़ा देता है और उसे एक नेम टैग पहना देता है, ताकि अगर वो खो भी जाए तो कोई और बच्चा उसे रियू की क्लास तक पहुंचा दे। कोतारो अपना सिर हिलाता है और आराम से डे केयर से बाहर आ जाता है और रियू की क्लास की ओर जाने लगता है। यूसेदा ने कोतारो को अकेले भेज तो दिया था, लेकिन अभी भी उसे उसकी चिंता हो रही थी। तभी बाहर उसे इनुई दिखता है और उसे एक आइडिया आता है। अचानक से इनुई के सामने एक फोटो आती है और वो शर्मा जाता है, क्योंकि वो और किसी की फोटो नहीं बल्कि मिडोरी की मम्मी की फोटो थी। वो उस फोटो को तुरंत पकड़ लेता है और तब उसे समझ आता है कि उसे फंसाया गया है। इस दौरान कोतारो हॉलवे में चल रहा होता है और स्टूडेंट्स उसे देखकर आपस में फुसफुसा रहे होते हैं कि बच्चा किसका है। दो लड़कियां उसके बारे में टीचर्स को बताने जाती हैं, लेकिन एक लड़का उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो शायद किसी को लंच देने जा रहा है। तभी कोतारो के सामने सीढ़ियां आ जाती है और वो रुक जाता है। स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने का ऑफर करते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो खुद चला जाएगा। बच्चे उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करते हैं और उसे गुड लक कह के वहाँ से चले जाते हैं। इनुई जो कि कोतारो को दूर से देख रहा होता है, इस बात से गुस्सा हो जाता है कि किसी भी बच्चे ने उसकी मदद नहीं करी। असल में इनुई वहाँ इसलिए था क्योंकि यूसेदा ने उसे चुपके से कोतारो का ध्यान रखने के बदले वो फोटो देने का वादा किया था। उसके बाद इनुई देखता है कि कैसे कोतारो अपने नन्हे पैरों से सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रियू देखता है कि वो अपना लंच डे केयर में बुलाया। हयातो से पूछता है कि क्या हुआ, कि तभी यूकी उसके सामने आ जाती है और उसे अपना लंच ऑफर करती है, ये बताते हुए कि वो डाइट पर है। जिस पर रियू कहता है कि डाइटिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब रियू तो यूकी के इशारे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाकी बच्चे सब समझ गए थे, इसलिए उनको रोमांटिक मोमेंट खराब करने के लिए अपने लंच में से थोड़ा थोड़ा लंच उसे दे देते हैं। हयातो सार्कास्टिकली बोलता है कि क्लास के लड़के तुमसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ डे केयर में सारे बच्चे आराम से सो जाते हैं और यूसेदा रियू को फोन करके ये बताने जा रहा होता है कि कोतारो से लंच देने आ रहा है, लेकिन सोचता है कि रियू पढ़ाकू है, इसलिए शायद उसका फोन स्विच ऑफ होगा और वो आराम करने लगता है। इस दौरान इनुई कोतारो पर नजर रखे हुआ था, जो लगभग आधी सीढ़ियां चढ़ चुका था। जैसे ही कोतारो जीने पर मुड़ता है, तभी एक बच्चा धोखे से उसे लात मार देता है और लंच हवा में उड़ जाता है। कोतारो को लगा था कि अब सब कुछ बिगड़ जाएगा, कि तभी अचानक से इनुई सिर पर थैला पहने हुए उसके लंच को गिरने से बचा लेता है। वो दोबारा से लंच को उसमें रख देता है और कोतारो को पकड़ा देता है। वो वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी कोतारो से रोक लेता है और उसे उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है, और इनुई शर्मा जाता है। कोतारो अपना काम जारी रखता है। इनुई उसके साथ रहने का फैसला करता है और उसके साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ता है। वो दूसरे स्टूडेंट्स को साइड चलने के लिए कहता है ताकि कोतारो ऊपर चढ़ सके। रियू अपना असाइनमेंट खत्म कर लेता है और आखिरकार कोतारो लंच बॉक्स को अपने सीने से लगाए हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। रियू उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम अकेले यहाँ तक लंच लेकर आए हो, और कोतारो अपना सिर हिलाता है। एक लड़का कहता है कि रियू अब और नहीं खा सकता, क्योंकि उन्होंने उसे पहले ही बहुत सारा खाना दे दिया था। रियू उसकी बात सुन पाता उससे पहले ही है तो उस लड़के के मुंह में ब्रेड ठूस देता है। रियू कहता है कोतारो तुम्हारा शुक्रिया, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि चलो साथ में खाते हैं। लड़के दोनों भाइयों के प्यार को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। यूकी की दोस्त लोग कहती है कि तुम्हारा असली कॉम्पिटिटर तो रियू का छोटा भाई है, जिससे सुनकर यूकी शर्मा जाती है। रियू लंच बॉक्स खोलता है और देखता है कि पूरा खाना उलट पुलट हो चुका है। वो कोतारो को थोड़ा सा चावल खिलाता है और दोनों भाई साथ में लंच करते हैं, और इसी तरह कोतारो अपना पहला काम करने में कामयाब हुआ। इनुई भी ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है। शिकावा उसे आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और इनुई उसे देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो अचानक से वहाँ आ गया था। अगले दिन लड़की यूकी से पूछती कि उसे रियू के बारे में पसंद क्या है। यूकी पूरी लाल हो जाती है और कहती कि इतना तेज मत बोलो, सब सुन लेंगे। क्लास के बाकी लड़के सुन लेते और अंदर अंदर जलने लगते हैं। लड़के कहती है चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं है। यूकी आखिरकार मान लेती कि वो रियू को पसंद करती है। एक लड़की कहती कि रियू इस तरह का लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं, और तो और वो हैंडसम भी है। ये सुनकर यूकी हैरान हो जाती है।
एक और लड़की बताती कि रियो ने उसकी एक बार मदद भी करी थी। एक लड़की कहती कि या तो भी तो काफी हैंडसम है और दूसरी लड़की कहती कि हाँ वो तो क्लास का सबसे हॉट लड़का है। हालांकि वो कहती कि वो थोड़ा डरावना भी है। दूसरी लड़की कहती कि इसी वजह से तो वो इतना हॉट है। वो बच्चों की बेबी सिटिंग भी करता है इसलिए वो दिल का भी अच्छा है। क्योंकि सदमे में चली जाती है जब उसे पता चलता है कि रियो कितना ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि लड़कियां उसे दिलासा देती है कि वो उसके और रियो के बीच में नहीं आएंगी। क्योंकि शर्माने लगती है और कहती कि तुम लोगों को मेरी वजह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। लड़कियां कहती कि तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर तो रियो का छोटा भाई है। अगर तुमने रियो को डेट कर भी लिया तब भी तुम कभी भी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन पाओगी। तभी एक लड़की कहती कि वो इनोमाटा के साथ काफी फ्रेंडली है, क्या वो उसे पसंद करता है। उसी वक्त इनोमाटा वहाँ से गुजर रही होती है। दूसरी लड़की कहती है अरे इनोमाटा को तो प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो हमेशा किताबों में घुसी रहती है। इनोमाटा शायद ये सब सुन लेती है और उन्हें घूरने लगती है। अचानक रियो उसके सामने आ जाता है और वो शर्मा जाती है। वो गुस्से में लड़कियों को देखती है और कहती है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो गेट बंद करके बात करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और लड़कियों से डायन कहने लगते हैं और रियो भी दंग रह जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसने अभी तक एप्रन पहन रखा है। या तो उसे पूछते कि आखिर तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तुम्हारे पीछे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। रियो को पता ही नहीं चला कि बच्चों ने उन्हें कब चिपका दिया। फिर भी शर्म से पूरा लाल हो जाता है और कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लड़कियां कहती है कि वो तो बहुत क्यूट है और लड़कों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार लड़कियां किस तरह से लड़कों को रैंक करती हैं। इस दौरान बच्चे युसेदा पर स्टिकर चिपकाने में बिजी होते हैं। दूसरी तरफ इनोमाटा को लड़कियों पर चिल्लाकर पछतावा हो रहा था और वो सोच रही थी कि आखिर वो सच ही तो बोल रही थी कि उसे प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो घबरा गई थी। जब भी वो रियो के करीब होती है तब हमेशा अपने आप घबरा जाती है, इसलिए वो बच्चों से भी मिलने नहीं जा पाती। उसे वैलेंटाइंस डे पर रियो का वो कॉम्प्लीमेंट याद आता है और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। अचानक से उसे सुनाई देता है कि तुम्हारा चेहरा लाल है। वो पीछे मुड़ती है और कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। डांट खाने के बाद किरण रोने लगती है। जब इनोमाटा अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है तो पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और सोचती है कि आखिर बच्चों को इस तरह हॉल में गुम होने के लिए किसने छोड़ दिया। किरण कहती है कि वो गुम ही नहीं है, वो तो युसेदा के लिए एक नोट भी छोड़ कर आई है। दूसरी तरफ युसेदा को किरण की नोट का एक शब्द नहीं समझ आ रहा था और ताका पागलों की तरह कुतारों को ढूंढ रहा था। किरण कहती है कि वो उसके साथ खेलने आई है। इनोमाटा कहती है ये सुनकर मुझे खुशी हुई, लेकिन खेलने के लिए सही जगह नहीं है। किरण रोने वाला मुंह बना लेती है और पूछती है क्या तुम हमसे नफरत करने लगी हो क्योंकि तुम कभी हमारे साथ खेलने नहीं आती। इनोमाटा फिर से पूरी लाल हो जाती है और कहती है मैं इसलिए वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पर कोई है। लेकिन वो इतना कहते ही खुद को रोक लेती है। किरण कहती है कि क्या वो युसेदा या फिर हयातो के बारे में बात कर रही है। किरण को लगने लगता है कि शायद इनोमाटा रियो से नफरत करती है, जिसे जानकर कोतारो शॉक हो जाता है। वो इस बात से इनकार कर देती है, इसलिए किरण पूछती है कि क्या उसे रियो पसंद है। वो इस बात से भी मुकर जाती है। किरण मान लेती है कि इनोमाटा रियो से नफरत करती है और दुखी कोतारो से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास इनोमाटा को रियो की अच्छी साइड दिखाने का एक दमदार प्लान है। उसका हाथ पकड़ लेती है और दौड़ने लगती है और इनोमाटा उनका पीछा करती है। इनोमाटा इन लोगों के साथ रियो के क्लासरूम के बाहर जाकर बैठ जाती है। किरण कोतारो से रियो की सबसे अच्छी साइड दिखाने को कहती है। कोतारो अपना सिर हिलाता है और क्लास का दरवाजा खोलता है। सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद वो रियो की तरफ जाता है और अपनी बाहें फैलाता है। रियो उसे उठा लेता है और गले लगा लेता है। लड़कियां देखकर और करने लगती हैं। रियो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस दौरान किरण इनोमाटा को दिखाती है कि रियो सबका कितना ख्याल रखता है। इनोमाटा मान लेती है कि वो दूसरों का ख्याल रखता है, लेकिन कमेंट करती है कि वो चीजों में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज हो जाता है। किरण कहती है कि मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें सख्त मर्द पसंद है। किरण दौड़कर रियो के पास जाती है और कहती है कि मुझे मारो नहीं तो मैं बदतमीजी करने लगूंगी। ये सुनते ही हयातो से तुरंत तमाचा जड़ देता है। वो जोर जोर से रोने लगती है और रियो से शांत कराता है। रियो हयातो से कहता है कि अरे मारने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन लेते। हयातो कहता है कि मैंने सुन लिया था इसीलिए मैंने इसे मारा। किरण रियो से कहती है कि तुमको मुझे मारना चाहिए था ताकि इनोमाटा फिर से तुमसे बात करने लगे। उसी वक्त इनोमाटा अंदर आ जाती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, ये सब एक गलतफहमी है, मैं रियो से नफरत नहीं करती। किरण पूछती है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें वो पसंद है। इनोमाटा शर्माने लगती है और कहती है कि नहीं वो नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रियो इनोमाटा से रुकने को कहता है और किरण को हयातो को पकड़कर उसके पीछे चला जाता है क्योंकि ये सब देखकर हैरान थी। रियो इनोमाटा का हाथ पकड़ लेता है और क्लास के सभी बच्चों को ये सब देखकर बहुत मजे आ रहे थे। वो मुस्कुराता है और उसे बताता है कि तुम्हारे स्कर्ट पर स्टिकर लगा है और वो एक सुअर का स्टिकर था। रियो कहता है कि बच्चों ने मेरी पैंट पर भी इसे चिपका दिया था और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। किरण फक्र के साथ बताती है कि वो स्टिकर मैंने लगाया था। क्लास के बच्चे सोचने लगते कि रियो शायद सच में थोड़ा बेवकूफ है। इनोमाटा चली जाती है और उसे किरण की रियो को पसंद करने वाली बात याद आने लगती है। वो खुद से कहती है कि वो रियो से बहुत नफरत करती है, हालांकि उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। किरण रियो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। युसेदा पूछता है कि और मैं कैसा हूँ, जिसमें किरण जवाब देती है कि तुम तो बहुत बुरे हो। अगली सुबह कोतारो रियो की साफ सफाई में मदद कर रहा था, तभी कोसुगे ताकुमा के साथ डे केयर में आ जाता है। ताकुमा कोसुगे का चश्मा ले लेता है और रियो से पूछता है कि काजुमा कहाँ है। ताकुमा बताता है कि उसे बुखार है। दूसरी तरफ घर पर काजुमा बिस्तर पर लेटा होता है और ताकुमा चिल्ला रहा होता है। उसकी मम्मी उसे सहलाती है और कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये दवा पी लो, ये मीठी भी है और उससे तुम ठीक भी हो जाओगे। काजुमा ना चाहते हुए भी उसे पी लेता है और उसकी मम्मी उसके लिए ताली बजाती है। रियो कोसुगे से कहता है कि आज ताकुमा और काजुमा साथ नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो दोनों अकेलापन महसूस करें। लेकिन ताकुमा तो मजे में होता है और कहता है कि देखो कोतारो चश्मा पहनकर बिल्कुल हीरो लग रहा है। कोसुगे रोने लगता है और कहता है कि ताकुमा अपने अकेलेपन को छिपाने के लिए मुस्कुरा रहा है। रियो सोचता है कि ताकुमा को देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उसे जरा सा भी अकेलापन महसूस हो रहा है। युसेदा पीछे से आता है और 100 येन की शर्ट लगाता है कि ताकुमा काजुमा के बिना अभी बिल्कुल ठीक रहेगा। वो ताकुमा से पूछते हैं कि क्या उसे काजुमा के बिना अकेला अकेला लग रहा है। वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताकुमा सबको बताता है कि उसने अपनी मम्मी से वादा किया है कि वो मजे करेगा ताकि काजुमा जल्दी ठीक हो जाए। कोसुगे ताकुमा की बहादुरी को देखकर हैरान हो जाता है। युसेदा कहता है कि मैं शर्ट जीत गया, अब लाओ मेरे 100 येन।
कोसुके उसे इसकी जगह 500 येन का गिफ्ट कार्ड देता है। लालची उसेदा कोसुके से उस पर अपना ऑटोग्राफ भी करने को कहता है और सोचता है कि उसे बेचकर वो और पैसे बना सकता है। कोसुके उसे अपना ऑटोग्राफ देने के लिए खुश हो जाता है और दूसरी तरफ ताकुमा कोतारो के चेहरे पर अपना सिग्नेचर कर देता है। कोसुके उन्हें बताता है कि शायद ताकुमा काजुमा के वहाँ ना होने की वजह से थोड़ी देर बाद अकेला महसूस करने लगेगा। वो ताकुमा को गुड बाय करने के लिए नीचे बैठ जाता है और तभी हयातो ताकू को लेकर वहाँ आ जाता है। ताकुमा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कोतारो को लेकर हयातो के पास भाग जाता है। कोसुके रोने लगता है कि ताकुमा उससे ज्यादा हयातो को पसंद करता है। बाद में ताकुमा को कोतारो का हाथ पकड़ते हुए देखकर ताका गुस्सा आ जाता है और कोतारो को अपनी तरफ खींचने लगता है। वो दोनों कोतारो को अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। रियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कोई रस्साकसी का खेल नहीं है। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और ताका रोने लगता है, ये कहते हुए कि वो कोतारो का बेस्ट फ्रेंड है। किरिन पूछती है कि काजुमा कहाँ है और ताकुमा बताता है कि उसे बुखार है इसलिए वो घर पर है। ये जानने के बाद कि काजुमा को बुखार है, ताका ताकुमा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं उसके बुखार को हरा दूंगा। ताकुमा कहता है कि मैं भी वही करूंगा और बाकी बच्चे भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वो यूसेदा के पास दौड़ कर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यूसेदा रियो से मदद मांगता है लेकिन रियो कहता है कि माफ करना, मैं मदद नहीं कर सकता, मुझे क्लास के लिए निकलना है। यूसेदा जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे मार सकते हो और बच्चे उसे कमजोर बुलाने लगते हैं। क्लास जाते वक्त रियो सोचता है कि भले ही ताकुमा अभी खेल कूद में बिजी है लेकिन क्या काजुमा के बिना वो ठीक रहेगा। हयातो कहता है कि शायद काजुमा को बुखार की वजह से दिक्कत हो रही होगी क्योंकि उसका भाई भी उसके साथ नहीं है। रियो कहता है कि हाँ ये तो है और सोचता है कि काजुमा अभी ताकुमा के बिना रो रहा होगा और उसका नाम चिल्ला रहा होगा। रियो सोचता है कि जुड़वा होने के बावजूद दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी है। क्लास में वो उनके बारे में सोचते हुए फुसफुसा रहा होता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, जिसे यूकी सुन लेती है और सोचती है कि वो किससे ना अलग होने के बारे में सोच रहा है। डे केयर में सभी बच्चे सो रहे होते हैं और ताकुमा की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने बगल में कुछ ढूंढता है और ताका का मोजा निकाल लेता है। उसका मोजा पकड़े हुए उसे काजुमा की याद आने लगती है और वो उसे ढूंढने लगता है। ताका धोखे से कोतारो को पैर मार देता है और वो जाग जाता है। वो उठता है और देखता है कि ताकुमा बाहर जा रहा है। दूसरी तरफ रियो को ताकुमा की चिंता हो रही थी इसलिए वो डे केयर वापस आ रहा था। हालांकि रास्ते में अचानक से कोतारो को देखकर वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। कोतारो उसकी ओर भागता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वो बताता है कि ताकुमा उधर गया है। स्कूल गेट पर दो लड़कियां ताकुमा और एक बिल्ली को देखती हैं और उन्हें आवाज लगाती हैं। रियो उसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताकुमा रियो से पूछता है कि काजुमा की हालत अब कैसी है। रियो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता लेकिन उसकी हालत पहले से काफी ठीक हो गई होगी। ताकुमा दुखी हो जाता है और नीचे देखने लगता है। कोतारो गेट की तरफ देखता है जहाँ ताकुमा की मम्मी काजुमा को लिए खड़ी थी और कह रही थी कि अब उसका बुखार उतर गया है और वो ताकुमा को लेने आई है। काजुमा रोते हुए ताकुमा के पास जाने को कहता है। ताकुमा भी नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। काजुमा और भी ज्यादा रोने लगता है और उनकी मम्मी दोनों बच्चों को शांत कराती हैं। वो कहती है कि काजुमा इसलिए ठीक हो पाया क्योंकि ताकुमा उसके सामने दुखी होने के बावजूद भी रोया नहीं। उनका रोना सुनकर यूसेदा भी बच्चों के साथ बाहर आ जाता है। वो देखता है कि ये सीन हर बार से बिल्कुल उल्टा है क्योंकि ताकुमा रो रहा है और काजुमा हंस रहा है। उसके बाद वो दोनों बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रियो का मानना था कि दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाद में कोसुके ताकुमा को लेने आता है लेकिन यूसेदा बताता है कि वो तो पहले ही चला गया। अगले दिन रियो को अपने लॉकर में एक लेटर मिलता है। उसका एक क्लासमेट आता है और पूछता है कि क्या एक लव लेटर है और चीखने चिल्लाने लगता है। यूकी की दोस्त ये सब सुन लेती है और पूछती है कि क्या तुमने वो रखा था, लेकिन वो मना कर देती है। हाथों चेक करने के लिए लेटर ले लेता है लेकिन रियो शर्माने लगता है और उसे वापस ले देता है कि क्या करी, मैं खुद चेक कर लूंगा। जैसे ही वो लेटर पढ़ने वाला होता है तभी नोमाता वहाँ आ जाती है और उनसे रास्ते से हटने को कहती है। वो लेटर छिपा लेता है और माफी मांगता है। लड़का उसके हाथ से वो लेटर ले लेता है और ड्रामेटिक वे में जोर जोर से उसे पढ़ने लगता है। वो लेटर एक लड़की की तरफ से था जो कि रियो को इतना ज्यादा पसंद करती थी जितना मैं अपने सब्सक्राइबर्स को करता हूँ। ये सुनकर यूगी और इनोमाता दंग रह जाती हैं। लड़का आगे बढ़ता है कि वो लड़की उसके लिए स्कूल के पीछे वेट करेगी। पहली बार रियो का चेहरा भी लाल हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका जवाब कैसे देगा। वो लेटर ले लेता है और कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। जैसे ही वो जाने लगते हैं हाथों कहता है कि तुमने अभी भी स्कूल के अंदर के जूते पहन रखे हैं। डे केयर में बच्चे नोटिस करते कि रियो का चेहरा लाल है। यूसेदा उसे पूछते कि क्या तुम्हें बुखार है, लेकिन रियो झूठ बोल देता है कि वो यहाँ भाग कर आया था। उसका छोटा भाई एक कंबल लाता है और उसकी गोद में बिछा देता है। रियो उसे सहलाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मुझे बुखार नहीं है। रियो उस कन्फेशन के ख्याल में खोया होता है इसलिए वो मिडोरी का डायपर बदलते हुए धोखे से पाउडर जमीन पर गिरा देता है। ये नहीं वो तो पिक्चर बुक को उल्टा पकड़ा होता है और किरण को उसे याद दिलाना पड़ता है कि उसने बुक उल्टी पकड़ रखी है। हयातो भी उसे याद दिलाता है कि वो एक बार फिर अपने जूते बदलना भूल गया। डिनर के वक्त सेकावा खाना पकड़े हुए रियो को कांग्रेचुलेट करता है। इतना सारा खाना देखकर चेयरमैन पूछती कि क्या आज कुछ खास है। सेकावा बताता है कि रियो को आज उसका पहला लव लेटर मिला है। रियो हड़बड़ाने लगता है और कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है और तुरंत सब्जेक्ट बदलकर खाने की तारीफ करने लगता है। दूसरी तरफ कोतारो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में जब कोतारो स्टोरी बुक सेलेक्ट कर रहा था तब भी रियो उस लव लेटर के बारे में सोच रहा था। कोतारो से बुक पढ़ने के लिए देता है और नोटिस करता है कि रियो अभी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। अचानक से रियो कोतारो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने पढ़ने के लिए कोई सी बुक सेलेक्ट करी। कोतारो बुक को पीछे छुपा लेता है और मना करने लगता है। उसके पास जाता है और अपना हाथ फैलाते हुए कहता है कि आज उसे स्टोरी सुने बिना ही सोना है। रियो से बिस्तर पर लिटा देता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रियो स्कूल जाते वक्त भी उस लेटर के बारे में ही सोच रहा था। कोतारो अपने भाई को देखता है और फिर एक संतरे के पेड़ को देखता है। वो रियो का हाथ छोड़ देता है और भाग जाता है। उसी वक्त इनोमाता भी स्कूल जा रही थी, खुद को कन्विंस करते हुए कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए जल्दी निकली है और ये मानना नहीं चाहती थी कि वो रियो की जासूसी करेगी। यूकी भी इसी वजह से जल्दी निकली थी क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि रियो उस लेटर वाली लड़की से क्या बोलेगा। इनोमाता और यूकी रास्ते में मिल जाती है। हालांकि वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रियो अचानक इनोमाता का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या उन्होंने उसके छोटे भाई कोतारो को कहीं देखा। वो कहीं खो गया है क्योंकि उसने धोखे से उसका हाथ छोड़ दिया था। इनोमाता कहती है कि उसने कोतारो को नहीं देखा, इसलिए रियो बिना देरी किए कोतारो को ढूंढने चला जाता है।
इनुमाता उसे रोकती है और कहती है कि उसके भाई को ढूंढने में वो उसकी मदद करेगी। यूकी भी उसकी मदद करने का ऑफर करती है। उन्हें कोतारो कहीं नहीं मिलता और रyu घबराने लगता है। तभी उसे हयातो की आवाज़ आती है जो उसे बुला रहा था। वो उड़ता है और देखता है कि कोतारो उसके पास एक संतरा पकड़े खड़ा हुआ है। हयातो बताता है कि वो उसके लिए संतरा लेने किसी के बगीचे में घुस गया था। कोतारो उस फल को नींबू बोलने लगता है जो कि वो रyu का बुखार ठीक करने के लिए लाया था। रyu को याद आता है कि जब वो बीमार था तब कैसे उसके छोटे भाई ने उसके लिए नींबू से दवा बनाई थी। तब उसे समझ आता है कि कोतारो इसी वजह से उसकी देखभाल कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बीमार है। रyu इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके छोटे भाई को उसकी चिंता हो रही थी। वो नीचे बैठ जाता है और कोतारो का हाथ पकड़कर रोने लगता है। बाद में रyu लेटर वाली लड़की को रिजेक्ट करने के लिए उससे माफी मांगता है। लड़की भी दुखी हो जाती है और उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके वहाँ से चली जाती है। हयातो जिसने उनकी बातें सुन ली थी रyu से पूछता है कि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड तो लग रहा था, फिर उसने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया। वो कहता है कि कोतारो फिलहाल उसकी टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी तरफ डे केयर में यूसेदा कोतारो को बता रहा था कि बुद्धू वो संतरा है, लेकिन कोतारो कहता है कि नहीं ये नींबू ही है। इधर यूकी और इनुमाता में रyu की जासूसी करने के लिए झाड़ियों में छिपी हुई थी। उन्हें ये जानकर अंदर से राहत मिलती है कि रyu ने उस लड़की के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद यूकी इनुमाता को मारिया चान कहकर बुलाती है और इनुमाता शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे मेरे पहले नाम से मत बुलाओ, मुझे शर्म आती है। अगले सीन में सेकावा को किसी का कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ कोई जोर जोर से सांसें ले रहा था। हयातो ताका को मुक्का जड़ देता है और कहता है कि समय मत बर्बाद करो, अपना नाम बताओ। ताका रोने लगता है और कहता है कि फोन की दूसरी तरफ रyu नहीं है और हयातो से भीख मांगता है कि रyu और कोतारो को बुलाओ। वो फोन ले लेता है और रyu के बारे में पूछता है। रyu कोतारो को पकड़े हुए फोन उठाता है। ताका अपने भाई से बोलता है कि लाओ मुझे बात करने दो, लेकिन हयातो उसे इग्नोर कर देता है और रyu से पूछता है कि क्या तुम शाम को फ्री हो। रyu कहता है कि हाँ वो फ्री है। उसके बाद रyu कोतारो को फोन दे देता है और दूसरी तरफ ताका भी फोन उठाकर कोतारो से पहली बार बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो तेजी से कोतारो को उसके साथ समर फेस्टिवल में चलने के लिए पूछता है और तभी उन्हें किसी चीज़ के ठुकने की आवाज़ आती है। असल में कोतारो ने धोखे से फोन में अपना सिर दे दिया था। रyu चेयर वुमन से फेस्टिवल अटेंड करने की परमिशन मांगता है और चेयर वुमन उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देती है। हालांकि उसे वहाँ की घपलेबाज दुकान वालों से बच के रहने को कहती है। सेकावा ने फेस्टिवल में पहनने के लिए उकाता देता है। फेस्टिवल में ताका जो कि उकाता पहने हुआ था घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड था और अपनी खिलौने वाली तलवार को हिला रहा था। कहते उसे तलवार ना हिलाने को कहता है और चुपचाप खड़े रहने को बोलता है। तभी रyu वहाँ जाता है और पूछता है कि क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, देरी से आने के लिए मुझे माफ करना। हयातो कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इस उकाता को पहनने में तुमको कितने घंटे लगे। रyu बताता है कि सेकावा और शेयर वुमन ने उसे पहनने को कहा था इसलिए वो उन्हें मना नहीं आज कर की वीडियो पाया। यहीं ताका देखती कोतारो का हाथ पकड़ लेता है और देखने के फेस्टिवल की लिए दुकान की चलो तरफ भाग चलते जाता हैं। है। रyu कहता है कि और ऐसे ये मत भागो, part गुम हो one, जाओगे। part two तो जल्दी हयातो आएगा। कहता है कि लगता है कि ताको को थोड़ी चलो। तमीज सिखानी पड़ेगी। ठीक है। कोतारो को एक कॉटन कैंडी पसंद आ